जादुई गाजर और खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्याम अपनी पत्नी शकुंतला और अपनी छोटी बेटी कंचन के साथ रहता था। श्याम के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाजार से जाकर रासायनिक दवाइयाँ ले आए ताकि उसकी उगी हुई सब्जियों को कीड़े ना लगे। श्याम बहुत मेहनत करके फसल तो उगा लेता था, लेकिन फसल में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते थे, जिस वजह से सब्जियां खराब हो जाती थी और मार्केट में उन्हें कोई खरीदता नहीं था। खराब सब्जियां साफ करके शकुंतला घर में बना लेती थी और उसे पूरा परिवार खा लेता था। पर एक दिन कंचन बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये कीड़े लगी हुई सब्जी नहीं खाऊंगी माँ। अगर हम इस सब्जी को खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जी मैंने साफ करके बनाई है। हमारी सब्जी कोई इसलिए नहीं खरीदता है क्योंकि उन्हें साफ करने के लिए समय नहीं है। नहीं नहीं माँ, मैं अभी रोज रोज सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ। माँ, मुझे गाजर खाना है। सर्दी का समय चल रहा है, सभी के घर में गाजर है। आप गाजर खरीद कर क्यों नहीं लाती हो? अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे लिए बाजार से गाजर ले आऊंगी, पर तब तक तुम ये सब्जी खा लो, नहीं तो मैं गाजर नहीं लाऊंगी। शाम को गाजर आने की खुशी में कंचन वो सब्जी खा लेती है और गांव में खेलने के लिए निकल जाती है। खेत से जब श्याम वापस आता है तो शकुंतला उससे कहती है, सुनो जी, कब तक हम अपने इस छोटे से जमीन के टुकड़े पर कीड़े वाली सब्जी उगाते रहेंगे? हमें कुछ तो करना होगा। क्यों ना तुम कुछ और काम देख लो, उस काम से तुम्हें पैसे भी मिल जाया करेंगे और मैं यहाँ जमीन के टुकड़े पर खेती कर लूंगी। तुम्हारे कमाए हुए पैसों से तुम शहर से दवाई ले आना, जिससे हमारी सब्जियों में कीड़ा नहीं लगेगा। तुम सही कह रही हो। हमारी बेटी कंचन भी सब्जी खाना पसंद नहीं करती है। वो भी हमारी गरीबी को समझती है, इसलिए जैसे तैसे करके खा लेती है। पर आखिर कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? मैं जल्द ही कोई काम देखूंगा। इस तरह श्याम शकुंतला को समझा देता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और श्याम गाजर लाना भूल जाता है क्योंकि उसके पास गाजर के पैसे नहीं होते। शाम को जब कंचन को पता चलता है कि गाजर नहीं है तो वो खाना नहीं खाती है और ऐसे ही सो जाती है। ये बात श्याम को बहुत बुरी लगती है और वो अगली सुबह उठकर काम के लिए निकल जाता है। देखो, मैं शहर में काम ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद देर हो जाए तो तुम अपना और कंचन का ध्यान रखना। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ठीक है, पर जाते जाते ये भी ले जाओ। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी रोटी और सब्जी बांधी है। जब आपको रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। श्याम अपनी पत्नी से खाना लेकर शहर में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। गांव से शहर का रास्ता कुछ ही दूरी पर था। श्याम को एक जंगल पार करना था। जंगल पार करते करते श्याम थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाता है। उसे भूख लग गई थी। वो खाना खोलकर खाने लगता है। श्याम खाना खा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। वो खरगोश काफी देर से श्याम को देख रहा था। श्याम समझ जाता है कि वो उसके खाने को देख रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम भी मेरी तरह भूखे हो। इधर आओ खरगोश, मैं तुम्हें खाने के लिए रोटी दे देता हूँ। मेरे पास ये 2 रोटी है, आधी तुम खा लो, बाकी मैं खा लेता हूँ। खरगोश श्याम की बात समझ जाता है और वो श्याम के पास आता है। श्याम उसे खाने के लिए आधी रोटी दे देता है और वो खरगोश उसके साथ बैठकर खाने लग जाता है। खरगोश, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ भी रहे हो। मैं तुम्हें अपनी कहानी कैसे बताऊँ? मैं कितना दुखी हूँ। मेरी एक बेटी कंचन है, वो मेरी लाडली बेटी है। मैं उसे खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ। श्याम दुखी होकर अपनी सारी कहानी खरगोश से कहने लगता है। खरगोश रोटी खाकर अपना रूप बदल लेता है और एक परी के रूप में बदल जाता है। श्याम परी को देखकर अचंभित हो जाता है। तभी परी कहती है, घबराओ नहीं श्याम, मैं जादुई परी हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम तो बहुत परेशान हो। मैंने तुम्हारी सारी दुख भरी कहानी सुनी है। इतना गरीब होने के बाद भी तुमने अपनी इंसानियत दिखाई और एक खरगोश को खाने के लिए अपने हिस्से का खाना दे दिया। तुम बहुत दयालु हो। श्याम, मैं यहाँ लोगों की मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे खेत में कीड़े लग जाते हैं। तुम इतनी मेहनत करके फसल उगाते हो,
पर अब से ऐसा नहीं होगा। तुम ये लो, ये जादुई गाजर के बीज है। ये जादुई गाजर के बीज तुम्हारी फसल में कभी कीड़े नहीं लगने देंगे और ये गाजर तुम्हें बहुत सारे गाजर देंगे। ऐसा कहकर वो परी वापस अपने परीलोक चली जाती है और श्याम वो जादुई गाजर के बीज लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रात के समय तो वो दोनों रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह वो अपने खेत में मेहनत करने के लिए चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत में सभी तरफ गाजर के बीज लगा देते हैं और उसमें बाल्टी भर भर के पानी डाल देते हैं। श्याम के घर के साथ में ही श्याम का एक दोस्त और उसकी पत्नी रहती थी। श्याम का दोस्त भी खेती करता था और उसकी खेती में मुनाफा भी होता था, पर कभी उसने श्याम की मदद नहीं की। जब वो अपने खेतों में गाजर के बीज लगा रहा था तो वो हंसते हुए वहाँ आता है और कहने लगता है, हा 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 हा, श्याम, लगता है तुम्हें मेहनत करके बहुत मजा आ रहा है, पर खेती सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं होती है, इसमें महंगी महंगी दवाइयाँ भी डालनी पड़ती है, नहीं तो हर बार की तरह तुम्हारी ये फसल में भी कीड़े लग जाएंगे और तुम्हें कोई मुनाफा नहीं होगा। श्याम अपने दोस्त से बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाता है और दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं, पता नहीं परी ने ये जादुई गाजर के बीज तो दे दिए हैं, पर इसमें फसल आएगी कि नहीं, कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा। खेतों में बीज डालकर वो अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह जब वो खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो चारों तरफ लाल लाल बड़े बड़े गाजर हैं। गाजर से भरा हुआ खेत देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे देखो तो, खेतों में कितने सुंदर लाल लाल गाजर है और इतने सारे हैं। मुझे तो लगा गाजर उगने में कम से कम महीना लग जाएगा, पर ये तो एक दिन में ही बड़े हो गए। लगता है इसलिए इसे जादुई गाजर कहते हैं। अरे वाह, ये गाजर तो एक ही दिन में तैयार हो गए हैं। परी का कहना तो सच हो गया, ये सच में जादुई गाजर हैं। चलो शकुंतला, हम इन गाजर को तोड़ लेते हैं और बोरी में भर लेते हैं और इसे बाजार में जाकर बेचते हैं। अब हमारे जीवन में कुछ मदद मिल जाएगी। श्याम अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सारे गाजर तोड़ लेता है और उन्हें बोरी में भर लेता है। उसके बाद उन्हें बाजार जाकर बेच देता है। गाजर के अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। वो आते वक्त घर के लिए कुछ राशन भी ले लेता है और घर जाकर बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। ये लो शकुंतला, ये है पैसे, बाजार से मिले हैं, इन्हें रख लो। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। आज मैंने गाजर मटर की सब्जी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। कंचन बेटी ने तो बहुत स्वाद से खाई है और बहुत खुश भी है। इसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से श्याम अपनी पत्नी के साथ खेत पर जाता है। गाजर फिर से हरी भरी खड़ी होती है। श्याम अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाजर तोड़ लेता है और फिर से बाजार जाकर बेच आता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब श्याम की आर्थिक स्थिति काफी ठीक हो जाती है और वो अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है। श्याम की ये स्थिति देखकर उसके दोस्त और उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा जलन होती है। इनका दोस्त बहुत पैसे कमा रहा है, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है। मुझे जाकर देखना होगा कि ऐसी क्या बात है। तभी श्याम के दोस्त की पत्नी पता लगाने के लिए श्याम के घर के बाहर खिड़की से ताका झांकी करने लगती है। तब उसे पता चल जाता है कि वो गाजर की फसल एक जादुई फसल है। रात को जब श्याम का परिवार सो जाता है तो वो औरत श्याम के खेत से सारे गाजर तोड़ने के लिए खेतों में पहुंच जाती है। पर जैसे ही वो गाजर तोड़ने की कोशिश करती है, गाजर में से बिजली का जोर का झटका लगता है और वो बिजली का झटका खाकर भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। इससे उसे उसके किए का सबक मिल जाता है और आगे से वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है और श्याम अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। समस्तीपुर नामक गांव में सरला अपनी दो बेटियां रीवा और जीवा के साथ रहा करती थी। सरला के पति महेंद्र की कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी होती है, परंतु सरला ने कभी भी अपनी बेटियों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सिलाई का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेती थी और अपनी बेटियों को सभी सुख सुविधाएं दिया करती थी और उन्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सरला की मेहनत और लगन की तारीफ पूरा गांव करता था। सरला की बेटी रीवा दिखने में बहुत सुंदर और गोरी चुट्टी थी, परंतु जीवा रीवा के बिल्कुल उल्टी थी।
वो काली थी, जिसकी वजह से गांव की सभी औरतें और लड़कियां उसका मजाक बनाया करती थी। यहाँ तक कि उसकी सगी बहन रीवा भी उसका मजाक बनाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पूरे गांव में केवल एक उसकी माँ सरला ही थी जो कभी उसका मजाक नहीं बनाती और हमेशा उसके साथ प्यार से ही पेश आया करती थी। रीवा अपनी खूबसूरती के नशे में अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, लेकिन जीवा बेशक शक्ल से काली थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ और पवित्र था। वो कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन रीवा को किसी पार्टी में जाने के लिए कपड़े चाहिए थे, इसलिए वो शॉपिंग पर जाने के लिए अपनी माँ सरला से पूछती है, माँ, मुझे आज शाम को अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है। वो एक बहुत ही शानदार पार्टी दे रही है, इसलिए मुझे वहाँ जाने के लिए कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। आप मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए ताकि मैं शॉपिंग पर जा सकूं। ठीक है बेटी, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम अलमारी में से ले सकती हो, लेकिन शॉपिंग पर जाते समय तुम अपनी बहन जीवा को भी अपने साथ लेकर चली जाना ताकि वो भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीद सके, क्योंकि हमें कल शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना है। माँ, आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं इस जीवा को अपने साथ शॉपिंग पर नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो मार्केट में सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और वैसे भी ये चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लगेगी तो बदसूरत काली ही ना। केवल अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई सुंदर तो नहीं हो जाता ना माँ, इसलिए आप इसे मेरे साथ ना भेजे तो ही अच्छा रहेगा। रीवा, तुम इस तरह जीवा का मजाक मत उड़ाया करो, उसे भी बुरा लगता होगा, लेकिन तुम्हें तो कभी किसी के बुरा लगने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें तो बस अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है कि तुम अपने आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझती। अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो तुम्हें जीवा को अपने साथ लेकर ही जाना होगा, वरना तुम्हारा भी शॉपिंग पर जाना कैंसिल समझो। क्या माँ? ठीक है, ले जाऊंगी इस कलमुही को अपने साथ। अब तो खुश हो आप। इतना कहकर मजबूरी में रीवा जीवा को भी अपने साथ लेकर शॉपिंग पर चल देती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में कुछ लड़कियाँ जीवा का मजाक बनाने लगती है। अरे देखो तो इस काली बदसूरत लड़की को, ये तो कोयले से भी ज्यादा काली लग रही है। रात में तो ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती होगी। इसे देखने के लिए तो दिन में भी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो बिल्कुल ही ज्यादा काली है। इसने तो काले कुएं को भी पीछे कर दिया। पता नहीं इसके घर वाले इसको रात में ढूंढ भी पाते होंगे या नहीं। दोनों लड़कियों की बातें सुनकर वहाँ खड़े आसपास के लोग भी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर रीवा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह मन ही मन कहती है, मैंने माँ से इतनी बार कहा कि मुझे इस जीवा को अपने साथ लेकर शॉपिंग पर नहीं जाना, लेकिन माँ नहीं मानी और इस वजह से आज सबके सामने मेरा मजाक बन गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी, मैं इसको छोड़कर ही घर जा रही हूँ। इतना सोचकर रीवा वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए तेज तेज घर की तरफ निकल जाती है। वो ये भी नहीं देखती कि जीवा उसके पीछे आ रही है कि नहीं, और घर पहुंचकर गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस कलमुही को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी और इसको जबरदस्ती मेरे पीछे पीछे भेज दिया। अब देखो, इस बदसूरत की वजह से आज मेरा सबके सामने मजाक बन गया। इसकी वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई और अब मैं बिना नए कपड़े पहने अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन बहन, उन लड़कियों ने मेरा मजाक बनाया ना कि तुम्हारा, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान केवल तन की सुंदरता से ही सुंदर नहीं होता, बल्कि उसका मन भी साफ और पवित्र होना चाहिए। असली सुंदरता मन की सुंदरता में ही होती है। तू अपना ज्ञान अपने पास ही रखा कर, समझी? मुझे मत सुनाया कर। तन की सुंदरता कुछ नहीं होती। तन की सुंदरता कुछ नहीं होती तो क्यों लोग हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, जबकि तेरा सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। इसलिए ज्यादा समझदार बनने की कोशिश तो मत ही करा कर। जीवा को भला बुरा सुनाकर रीवा गुस्से में अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जब तीनों माँ बेटियों को शर्मा जी की बेटी की शादी में जाना होता है, तो उनकी माँ उन्हें तैयार होने के लिए बोलती है, लेकिन जीवा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती। इसलिए जीवा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप और रीवा शादी में चले जाइए, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल की तरह मेरी वजह से आज फिर रीवा गुस्सा हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ना जाऊं। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा।
माँ की बात सुनकर जीवा मजबूरी में अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वहाँ मौजूद कुछ औरतें जीवा का मजाक बनाना शुरू कर देती है। अरे देखो तो इस जीवा को, ये इतना तैयार होने के बाद भी कितनी काली और बदसूरत लग रही है। पता नहीं कोई इसे शादी करेगा भी या नहीं। हो सकता है कि कोई नसीब का मारा इसे शादी भी कर ले, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी इससे शादी करेगा वो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। शादी में मौजूद औरतों की इस तरह की बातें सुनकर जीवा वहाँ से रोते हुए निकल जाती है और चलते चलते वो एक नदी के पास पहुँच जाती है और नदी के पास बड़े पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो कि वहाँ मौजूद एक झाड़ी में फंसा हुआ था। उसे देखकर जीवा के मन में दया आ जाती है और वो उस तोते को झाड़ी से निकालकर आजाद कर देती है। झाड़ी से निकलते ही तोता एक जादूगर में बदल जाता है और जीवा से कहता है, बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी परेशानी को अनदेखा करके मेरी मदद करोगी या नहीं, लेकिन तुम सच में बहुत साफ दिल की लड़की हो। तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। नहीं जादूगर जी, मेरी माँ कहती है कि किसी की मदद करके कभी भी उसे कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना गलत बात होती है। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकती। जीवा की ऐसी मासूम बातों को सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसके मन की सारी बातों को जान लेता है। उसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर एक जादुई क्रीम जीवा के सामने प्रकट कर देता है और उससे कहता है, बेटी, मैंने तुम्हारे मन की बात समझ ली। इससे मुझे पता चला कि तुम्हारे काले होने की वजह से सभी तुम्हारे बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैंने अपनी छड़ी से ये जादुई क्रीम निकाली है। तुम इस जादुई क्रीम का इस्तेमाल करके परियों से भी ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। इसके बाद जीवन में कभी भी कोई तुम्हें तुम्हारे बदसूरत होने की वजह से कुछ नहीं कह पाएगा और तुम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी को जी पाओगी। यही तुम्हारी मदद का सही इनाम है। जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सब किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। जीवा के इतना कहते ही जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। जीवा उस जादुई क्रीम को अपने चेहरे और हाथ पैरों पर लगा लेती है। क्रीम लगाते ही वो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसका शरीर एकदम शीशे की तरह साफ और गोरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसके बाद जीवा खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसे देखकर उसकी माँ सरला और उसकी बहन रीवा बहुत खुश हो जाती है। तब से तीनों माँ बेटियां हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कुछ समय बाद सरला अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही सुंदर लड़कों से करा देती है, जो कि अच्छे घराने के होते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।